Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This on linear algebra lecture number 5. Okay. So today, as I promised in the last class कि linear dependency, linear independency क्या कुछ होता है, उनको यूज करके what is the basis of the vector space उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है. See, linear dependent मतलब क्या, हम ऑलरेडी सीख गए what is linear combination. Okay. A subset S of a vector space V is said to be linearly dependent if these are on S and scalars in F not all zero, at least one non-zero हो जाए, at least one मतलब क्या, at least वन अल्फा आई नॉट इक्वल टू 0 हो जाए. आई कौन कौन है, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं. इनमें से कोई एक आई के लिए ये हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है. ये जो है देखो, ये लीनियरली डिपेंडेंट क्यों ऐसा हो रहा है न, 2 इंटू 101 प्लस माइनस 1 इंटू 202 इक्वल टू 0 वेक्टर मिलेगा. ये जो 0 ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, क्योंकि ये देखो वेक्टर है, ये देखो वेक्टर है. वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते गया तो अल्टीमेटली वेक्टर ही मिलेगा ना. तो दो साइड में तो मेकअप देना है, लेफ्ट साइड में वेक्टर बनेगा, राइट साइड में स्केलर बनेगा, ऐसा नहीं होगा. राइट. तो लीनियरली इंडिपेंडेंसी मतलब ए सेट कॉन्टेनिंग द वेक्टर्स x1 x2 डॉट डॉट करके xn डिनोटेड ओवर द फील्ड ए इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दिस कॉम्बिनेशन इम्प्लाइज हर एक अल्फा 1 2 डॉट डॉट करके जो n है सबको 0 होना है. सब 0 होगा तो उनको हम लोग बोलेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट. ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो उनका एग्जाम्पल देखो, दिस वन देखो, 1 0 प्लस 0 1 0 1 2 1 0 एंड 0 2 इस 1 2 इसका कॉम्बिनेशन को क्या होना है, 0 0 होना है. इसका मतलब क्या, ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है. यही एक पॉसिबिलिटी है. राइट. ठीक है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हर एक 0 है, इसका मतलब दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ठीक है. नोट देखो, v1 to vn are either column vectors और रो vectors of a matrix A. Then v1 v2 डॉट डॉट करके vn are linearly dependent और independent if डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए. 0 होगा मतलब A में एक मैट्रिक्स में सजाओ, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो सजाओगे तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा. दैट इम्प्लाइज लीनियरली डिपेंडेंट. डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 होगा दैट इम्प्लाइज क्या है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके, दैट्स द सिनेरियो यू नीड टू रिमेंबर. ओके. नाउ बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस का बेसिस तब होगा, देखो ये सबसेट एस वी एफ जो वेक्टर स्पेस है उनका बेसिस होगा इफ एस कॉन्सिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. मतलब एस जो है उसके अंदर जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. एंड एल एस इक्वल टू वी मतलब वो जो एस सेट है ना, एस जो सेट है वो भी को स्पैन कर जाए. ठीक है, दिस सिनेरियो होना है. एल एस इक्वल टू वी आइदर each vector, that is each vector of V is the linear combination of finite number of elements of S. ठीक है, ये दोनों होना चाहिए तब जाके उनको हम लोग बेसिस बोलेंगे. तो बेसिस होने के लिए पहले तो दैट सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट जो एस है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा. एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू वी होना पड़ेगा. ऐसा होगा तो एस इज ए बेसिस ऑफ भी. देखो यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवा दूंगा मैं. नोट क्या है कि एक तो डायमेंशन ऑफ
V डायमेंशन ऑफ दैट सेट S इक्वल टू क्या होगा 3 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ S मानो n है इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू, मतलब वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन होगा दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस S के अंदर जितना वेक्टर होंगे बेसिस के अंदर वही डायमेंशन ऑफ V के साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है बेसिस इज नॉट बेसिस आर नॉट यूनिक, जो बेसिस है ना वो यूनिक नहीं है, दैट्स इंपॉर्टेंट कि जो बेसिस बनता है वो यूनिक नहीं है। एग्जाम्पल देखो, V वेक्टर स्पेस को Rn लिया हूँ एंड S को ये लिया हूँ, ये या बेसिस है, बिल्कुल है। ये देखो दूसरा एग्जाम्पल है, यू कैन थिंक अबाउट इट कि V वेक्टर स्पेस ओवर ऑल रियल पॉलिनोमियल है, इसको मैं ऐसे लिया हूँ 1x x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ओके, ठीक है, डॉट 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 करके कितना तक चलेगा क्योंकि R के ऊपर लिया हूँ, ये उनका बेसिस है। थर्ड क्या है कि V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल डिग्री एटमोस्ट n एंड S को मैं ऐसे लिया हूँ क्योंकि डिग्री n तक हो जाए। ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होगा n+1 होगा, एक कांस्टेंट टर्म ही तो है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n उनका डायमेंशन होता है n+1। गॉट इट। P2 जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2, इनका बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस कौन होता है 1x x स्क्वायर। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ P2 कितना होगा, डायमेंशन ऑफ P2 होगा 3। ठीक है, P2 का डायमेंशन क्या होगा 3 होगा। ओके, अच्छा ठीक है, ये नोट है। अच्छा, ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल देखो, V विद द स्पेस वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्स, एस को ऐसे दिया है, वो उनका स्टैंडर्ड बेसिस है, बस स्टैंडर्ड बेसिस को ही एग्जाम्पल की तरह लिख दिए है। ठीक है, चलेगा। अच्छा, नोट दिया है डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन रेस्ट्रिक्शन। तो एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसके अंदर माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन। मैं जब एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तब जाके इनका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि जल्दी जल्दी बस उनका डायमेंशन के बारे में आइडिया लग जाए, दैट्स ऑल। ओके, जल्दी जल्दी बस डायमेंशन के बारे में आइडिया लग जाए, दैट्स ऑल। ओके, एग्जाम्पल देखो, ये वेक्टर स्पेस है 1x x स्क्वायर डॉट डॉट करके चलेगा, ये बेसिस ऑफ V है, तो इसका डायमेंशन क्या है इन्फिनिटी है। ऑफ कोर्स ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ही नहीं। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मीन बेसिस का जो डायमेंशन होगा वो फाइनाइट डायमेंशनल होगा, बट ऐसा तो है नहीं। ओके, अच्छा, ट्रिक दिया है, देखो ट्रिक किस लिए इंपॉर्टेंट है कि V भी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल m क्रॉस m रियल मैट्रिसेस ओवर द फील्ड R, देन डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो m इंटू m+1/2 होगा, ये रियल के ऊपर है। कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा पता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये रियल के लिए है, ये किसके लिए है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लस सिमेट्रिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लस सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा पता है, m इंटू m-1/2। स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा पता है, m इंटू m-1/2। ओके, एंड ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू। ठीक है, इसके लिए ये होगा, समझ में आया। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल होगा तो ऐसा ही रहेगा। ओके, ये एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है W1 W2 W1 ऐसा दिया है, W2 दिया है, तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला है।
x इन W1 इंटरसेक्शन W2 मीन्स क्या, x इन W1 एंड x इन W2, ये कॉन्सेप्ट को यूज करो एंड क्या करोगे, डायमेंशन फाइंड करोगे। डायमेंशन का फॉर्मूला वेक्टर स्पेस के लिए मैं बोल दिया था, नंबर ऑफ, क्या बोला था, दिस वाला एग्जाम मतलब नोट कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर कितना है, वो है माइनस करके नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दो, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। दैट सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे देखो डायमेंशन 1 आएगा, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, और ये वाला जो बॉक्स कर दिया हूँ दैट कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोसीड करना है। ओके अच्छा, यहाँ पे देखो रिजल्ट है W1 W2 टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये होता है W1 का डायमेंशन प्लस W2 का डायमेंशन माइनस इंटरसेक्शन का डायमेंशन। ये रिजल्ट को मैं बॉक्स करता हूँ और दिस रिजल्ट यू कैन प्रूव योर सेल्फ, वेरी इजी रिजल्ट, यू कैन प्रूव योर सेल्फ। सी एग्जाम्पल दिया है, W1 ऐसे डिफाइन करके रखा, W2 ऐसे डिफाइन करके रखा, डायमेंशन ऑफ W1 2 है, डायमेंशन ऑफ W2 2 है, कैलकुलेट किया, देन डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 देखो 1 देखा, इन तीनों को यूज करके W1 W2 का 3 है, ठीक है डायमेंशन, ठीक है। ये फाइंड करना था तो फाइंड कर सकते हो। इतना था वेक्टर स्पेस। तो बेसिकली वेक्टर स्पेस सीख गए हो, मैं बोल रहा था कि 60-70% सीख गए हो, बाकी मैं यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हूँ, मतलब क्या बाकी जो 30% कॉन्सेप्ट है इन बिटवीन जब जब क्वेश्चन ट्राई करने जाओगे नया नया कि उन्हीं के अंदर यूज हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट दैट कॉन्सेप्ट आर नॉट न्यू, they are depend on only those definitions, what is vector space, what is subspace, what is the vector space property, what is the subspace property, what is linear span, what is linear dependency, what is linear independency, what is span, what is basis, and what is the dimension of the vector space, is the basis is unique, ये सब है कंडीशन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बेसिस इज नॉट यूनिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं करूँगा, ये थोड़ा सा इसको जगह ले लेता हूँ, इसी के अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज, व्हाई बेसिस इज नॉट यूनिक। देखो R2 है, R2 है, इनका डायमेंशन कितना है, इनका डायमेंशन 2 है, R2 का डायमेंशन 2 है। अच्छा देखो इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 0 1, क्यों ऐसा है, इसके अंदर दो वेक्टर है, ये इसका डायमेंशन 2 है, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय डेफिनेशन, एंड इसका नाम मैं एस दूँ तो लीनियर स्पैन ऑफ एस इक्वल टू R2 होगा, तो इट इज बेसिस। अच्छा मैं S1 नया फाइंड कर रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0, और इसको जैसा था ऐसा ही रखेंगे, दिस ऑल्सो बेसिस। तो बेसिकली ये k इंटू 1 0 एंड कोई स्केलर c इंटू 0 1 कुछ भी ले लो चलेगा, नॉन जीरो होना चाहिए, जहाँ पे k नॉन जीरो है, c नॉन जीरो है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन उठाओ वो क्या होगा पता है, वो बेसिस होगा R2 का। सो दैट्स वाई बेसिस इज नॉट यूनिक, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल बेसिस, क्योंकि ये जो k है, ये जो c है, वो कहाँ से आ रहा है, R से आ रहा है, एंड R क्या है, R अनकाउंटेबल, ठीक है ना, सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट, R को काउंटेबल इनफाइनाइट तो है, इनफाइनाइट है, तो जो बेसिस है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी बेसिस, गॉट माय पॉइंट। सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर दैट फॉर्म बेसिस फॉर ए वेक्टर स्पेस, okay, that's why it is not unique, got my point, you can feel, okay। now linear transformation, what is linear transformation, ये आज ही डिस्कस करते हैं क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक वेक्टर स्पेस वी एफ से दूसरा वेक्टर स्पेस वी डैश एफ तक जा रहा है। ध्यान से दोनों का फील्ड सेम है, मैं हाईलाइट करता हूँ, इनका फील्ड भी एफ है, इनका फील्ड भी एफ है। तो नाउ इसको कौन सा सेटिस्फाई करना है प्रॉपर्टी, एक तो है टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स टी वाई हो जाए, ये एक्स वाई देखो भी से आ रहा है,
और ये अल्फा कहाँ से आ रहा है, एफ से आ रहा है, उनके लिए टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स हो जाए, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और एक ऑल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज देयर, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस टी वाई। दिस जो प्रॉपर्टी है ये वन प्रॉपर्टी, ये वन स्टेप प्रॉपर्टी है, और ये जो था ये टू स्टेप प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये वन स्टेप प्रॉपर्टी और टू स्टेप प्रॉपर्टी है। इन दोनों को मिला के हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ट्रिक यहाँ पे देखो, टी R2 to R2 such that this 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 which are not linear transformation। ध्यान से देखो, मतलब स्क्वायर टर्म आएगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। कोई कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म ऐड होता जाएगा तो नहीं बनेगा। क्यों? टी ऑफ जीरो ऑफ भी इक्वल टू जीरो ऑफ भी डैश होना चाहिए, दैट्स द प्रॉपर्टी। सी, ये होना चाहिए टी ऑफ जीरो ऑफ भी इक्वल टू जीरो ऑफ भी डैश, इतना होना चाहिए। मॉड्यूलस आएगा तो होगा नहीं, प्रॉब्लम आएगा कहाँ पे, प्लस माइनस आ जाते हैं, तो मॉड्यूलस फंक्शन आएगा तो होगा नहीं। देखो सब सर्किल कर देता हूँ, कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म होगा नहीं, मॉड्यूलस होगा तो होगा नहीं। देखो ये ऐसे एक्स वाई का प्रोडक्ट है तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा वाला कोई कांस्टेंट आया तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट होगा तो होगा नहीं, स्क्वायर टर्म होगा तो होगा नहीं, कोई कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म होगा तब भी वो वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, मॉड्यूलस टर्म होगा तब भी नहीं बनेगा। दिस आर द सिनेरियो। यहाँ पे 6 ट्रिक्स आर देयर, मीन 6 एग्जाम्पल आर देयर, they are not linear transformation, and using this concept हर एक क्वेश्चन को you can tackle easily। okay, you can proceed further। see, यहाँ पे बोला है the result 1 कि composition of two linear transformation, again linear transformation, मतलब t v to this s v dash to w है, तो s composition t मतलब t v से v dash गया, देन उसके ऊपर s प्लॉट करोगे तो वो v डैश को w में लेके गया, तो s कंपोजिशन जो t है वो v टू w जाएगा, डिफाइन बाय दिस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। कंपोजिशन तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। नंबर 2 इज दिस, t this be a linear transformation, s is linear dependent set, then ts also linear dependent set। so basically इसको क्या बोल सकते हैं, image of linear dependent set under T is linear dependent। very very important point, मतलब कोई linear dependent set होगा तो उनका जो इमेज बनेगा वो linear dependent ही होगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, दिस वन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि इमेज ऑफ linear independent set is linearly independent, image of linear independent set is linearly independent। ओके, ये भी सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट है। नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सी नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सी टी वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन नल स्पेस ऑफ टी को लिखते हैं कैसे, कर्नल ऑफ टी, मतलब क्या ना, एक्स को डोमेन में से उठाओ सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ वी डैश बन जाए, मतलब वी डैश का आइडेंटिटी बन जाए, तो उसको बोलते हैं नल स्पेस। नल स्पेस ऑफ टी इज ए सबस्पेस ऑफ भी, ये नोड है। नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एन टी इच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नलिटी समझ में आया। नलिटी मीन्स नल स्पेस का डायमेंशन, वही होता है नलिटी। for that linear transformation। okay, now the question is कि t r2 to r2 as t of xy equal to x, 0, t of 1 0 1 0, t of 0 1 0 0। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल दिया है, यू कैन वेरीफाई कि नालिटी कितना होगा।
यू कैन चेक, ओके, यू कैन चेक इजीली। अच्छा, यहाँ पे एक नोट दिया है कि टी वी एफ टू वी डैश एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्नल कौन है, 0 है, देन टी इज 1 1, ये रिजल्ट है। कर्नल 0 होगा तो 1 1 होगा, कर्नल 0 होगा तो, ठीक है, ये क्या होगा, 1 1 होगा। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज द नलिटी टी, और रैंक टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश एफ होगा, ये होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑन टू, ठीक है। 1 1 कब होगा, 1 1 क्या बोला था, नलिटी, नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या है, कर्नल ऑफ टी, इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 2 1, ओके। और वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा तो मतलब रैंक कितना होगा, डायमेंशन ऑफ वी डैश एफ होगा तो उसको हम लोग ऑन टू बोलेंगे, ठीक है। और रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पे है, देखो, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दैट वी, टी कहाँ से है, वी एफ टू वी डैश एफ है, ऐसा होगा। ये रैंक टी का नोटेशन है, ये प्लस ये नलिटी टी का नोटेशन है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश एफ, चलेगा, दिस वन डन, ओके। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे कि रेंज टी का डेफिनेशन अभी आएगा, मैं रैंक और नलिटी बोल दिया था, नाउ रेंज टी का डेफिनेशन अभी आएगा। कैसे, न टी जैसे था वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज टी मतलब टी, इसका मतलब डेफिनेशन कैसे बनेगा, देखो, टी एक्स जो वी डैश के अंदर है सच दैट एक्स बी के अंदर है, जो टी एक्स मिलेगा उनको बोलते हैं रेंज टी। तो रेंज टी सबस्पेस होगा रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्म, डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस को बोलते हैं रैंक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट इट इज नोन कॉन्सेप्ट एज वेल, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो टी R2 टू R2 लाइक दिस, एंड यहाँ पे रैंक फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, वो आप यू कैन ट्राई योर सेल्फ, ओके। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब सेट से स्पैन करेगा, उन्हीं को एंड तक ढूंढना है, तो वो बन जाएगा, तो उसी को हम लोग रैंक बोलेंगे। रेंज रैंक दोनों सेम ही है, ठीक है, ठीक है। रेंज का जो डायमेंशन है, रेंज स्पेस का जो डायमेंशन है वही है रैंक, कर्नल का जो डायमेंशन है वही है नलिटी, ओके ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद एक नोट है, नोट क्या है ना, नोट बोल रहा है टी वी एफ टू वी डैश एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश एफ, देन टी इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 1 1 के लिए कर्नल को 0 दिखा दो, इसी को मैं पहले ऊपर में लिख चुका हूँ और ये इम्पॉर्टेंट भी है, मैं इसको इधर नोट करके लिख दिया हूँ। रिजल्ट बोल रहा है टी वी टू वी एफ, मतलब देखो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस जा रहा है, तब कर्नल 0 0 है तो ये 1 1 ऑन 2 होगा, तो मतलब टी सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस जा रहा है एंड कर्नल ऑफ जो टी है वो 0 है, दैट इम्प्लाइज टी इज both 1 1 and on 2, got it, this is the scenario, this is the result. Now this law rank nullity theorem, सिल्वेस्टर्स लॉ बोलते हैं इसको, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी है, दिस वी इज डोमेन, डोमेन, ओके, और ये कौन है, को डोमेन, ओके। हम यहाँ पे जो लिए है ये डोमेन की बात कर रहा हूँ, डोमेन, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। यहाँ पे नोट लिखा है RM टू RM लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन मैट्रिक्स मस्ट बी ए RN टू RM होगा तो M क्रॉस N मैट्रिक्स होगा, ठीक है। P से Q तक जा रहा है, T
आर पी से आर क्यू तक जा रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्यू प्लस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, ऑर्डर मैट्रिक्स। ओके, ऐसा होगा। रिजल्ट बोला है टी आर एन क्रॉस एन टू आर एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी एक्स इक्वल टू ए एक्स व्हेयर ए इज द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, देन दिस rank of T is n into rank of a important result and nullity of T equal to n into nullity of a, okay, important, very very important concept, okay। ठीक है, नाउ मैं अभी आज के लिए इतना ही करूंगा कि क्या हो जाए कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं उसको दिख जाए, बस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखो, Vn टू Vm गया, Vn इसका डायमेंशन n है, तो इनका जो बेसिस है देखो n वेक्टर्स आर देयर, m है इसके अंदर दिस वेक्टर्स आर देयर। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है देखो, यहाँ पे tx1 tx2 डॉट डॉट करके है, y1 y2 डॉट डॉट करके है, इनका कोएफिशिएंट को लिखा हूँ, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो ध्यान से देखो बेसिकली कैसा है, टी ऑफ x1 मीन्स ये y, मतलब देखो, मतलब बोल रहा हूं जो इनका जो बेसिस है ना, ध्यान से, ये बीटा 1 है, इसका जो बेसिस है ना ये बीटा 2 है। मेरा काम क्या है, ये b1 का एक एक बेसिस का जो वेक्टर को b2 का वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन में लिखूंगा, कैसे, a11 y1 प्लस a21 y2 प्लस a31 y3 प्लस डॉट डॉट करके am1 ym। सिमिलरली t ऑफ x2 को भी लिखूंगा, एंड उनका जो कोएफिशिएंट होगा देखो, इनको देखो ये कोएफिशिएंट में पुट किया, देखो ये कोएफिशिएंट a21 को दिस, मतलब फर्स्ट कॉलम में पुट करूंगा 1 by 1 इन ऑर्डर, देखो प्रूव किया, पुट किया, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करता जाऊंगा तो m क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगा। ओके, दैट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, चलेगा। रिजल्ट क्या बोला है, रिजल्ट क्या बोला है, टी Vn to Vm be a linear transformation, then order of matrix of this linear transformation m cross n। ठीक है, जहाँ पे इनका डायमेंशन n है, इनका डायमेंशन m है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, सो ये बस इंफॉर्मेशन है, नथिंग न्यू हेयर। ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, फ्रॉम दिस वी स्टार्ट। ओके, फ्रॉम दिस व्हाट इज रिटन हेयर आई विल डिस्कस विथ यू इन डिटेल। ठीक है, अभी तक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन तक सीख गया। होपफुली दिस lecture series is important for you and helpful for you. If you feel this lecture series also helpful for your friends, junior, senior, please definitely share with them and please subscribe and support. Thank you.